हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था वेव फंक्शन और नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है टाइम डिपेंडेंट और एक दूसरी होती है टाइम इंडिपेंडेंट। तो आज जो मैं आपको क्लास में बताने वाली हूँ वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट। उससे पहले आपको मैं ये बताऊंगी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती क्या है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक ऐसी इक्वेशन है जो मैटर वेव्स के बारे में बताती है। मैटर वेव्स में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, उस एनर्जी को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करना। और वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हम यहाँ पे ड्राइव करने वाले हैं। और मैटर वेव्स क्या होती है ये आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं आपको वापस बता देती हूँ कि डी ब्रॉगली साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये बताया कि कोई भी बहुत स्मॉल पार्टिकल जो है वो स्मॉल पार्टिकल यदि एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो वेव नेचर शो करेगा, और यदि वो किसी से टकराता है तो पार्टिकल नेचर यानी कि ड्वेल नेचर होता है। तो यहाँ पर भी हम ये देखने वाले हैं एटम या इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऐसा पार्टिकल यदि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और वो वेव नेचर शो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद वेव एंड दैट वेव इज नोन एज मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव। तो उसी वेव के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट के केस में क्या आएगा उसका एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि कोई भी यदि पार्टिकल है, सपोज करो कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेट अस सपोज एनी पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। तो यदि कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस केस में वेव फंक्शन जो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैटर वेव्स जो है वो क्यों कैसे बन रही है, वेरिएशंस ऑफ वेव फंक्शन। द वेव फंक्शन साई, वेव फंक्शन को हम साई से डिनोट करते हैं। साई फॉर मैटर वेव इज, अब वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो साई एक्स टी इज इक्वल्स टू ए ई आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे के क्या है, के है वेव नंबर जिसकी वैल्यू होती है 2π/λ, और ओमेगा जो है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2πν। ठीक है, तो यहां पे हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब आगे हम देखते हैं। अब जैसा कि हमें पता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, और सिंस एच नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन 2π होता है, तो क्या करेंगे हम इस 2π को इधर ले आएंगे तो 2πh0 इज इक्वल टू h। तो अब यहां पे हम h की वैल्यू लिख देंगे। तो E इज इक्वल टू h इज इक्वल टू क्या है 2πh0, तो यहां पे आ जाएगी 2πh0 न्यू। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या थी, ओमेगा की वैल्यू हमारी थी 2πν, तो यहाँ पे हमने ओमेगा लिख दिया। E इज इक्वल टू h0 ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू ई अपॉन एच नॉट हो जाएगा, ये एच नॉट इधर चला जाएगा। अब ये वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ जो इक्वेशन 1 थी उस इक्वेशन में हमें के की वैल्यू चाहिए थी और ओमेगा की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू ई अपॉन एच नॉट। अब इसी तरीके से हम के की वैल्यू भी निकालेंगे। तो जैसा कि आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स, दैट इज मैटर वेव्स। तो अब यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये रही h की वैल्यू, h इज इक्वल टू 2πh0 है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 2πh0 अपॉन लैम्डा यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अब ये 2π अपॉन लैम्डा क्या था, k था, k इज इक्वल टू 2π अपॉन लैम्डा था, तो ये जो वैल्यू है इसकी जगह हम क्या रख देंगे k, तो k h0। ठीक है, अब तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको h0 को इधर ले जाएंगे तो k इज इक्वल टू p अपॉन h0, ये k की वैल्यू भी निकल गई। ओमेगा फाइंड आउट हो गया, k फाइंड आउट हो गया। अब इसको हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये नोट कर लीजिए आप।
अब हम आगे देखते हैं, इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे के और ओमेगा की। पुटिंग द वैल्यू के एंड ओमेगा इन इक्वेशन 1 फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसमें हम के और ओमेगा की वैल्यू रख देंगे। तो साई एक्स टी ए ई आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। तो जो के की भी यहाँ पे वैल्यू रख दी और ओमेगा की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब ये इक्वेशन हम मान लेते हैं सेकेंड, इसको आप नोट करते जाइए। दिस इज वेव इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये वेव इक्वेशन है फॉर फ्री पार्टिकल। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे ऑफ इक्वेशन 2। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन है इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी। ये जो टी है इसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे। तो डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस ए ई आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। ये इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको आता है, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या किया है, जैसे कि आपको पता है साई एक्स टी की वैल्यू क्या है, वो यही वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू, ये वैल्यू जो आ रही है इसकी जगह हम क्या करें, साई एक्स टी रख देंगे इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस साई एक्स टी। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये वैल्यू रख देंगे साई एक्स टी इक्वल्स टू ये वैल्यू दे रखी है, तो साई एक्स टी की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, अब E इज इक्वल टू, बस अभी इसको इधर शिफ्ट करेंगे, E की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे एनर्जी ऑपरेटर जो है। तो E साई एक्स टी इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें हम जो करने वाले हैं, वेयर E क्या है, आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, दैट इज द एनर्जी ऑपरेटर। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, मोमेंटम ऑपरेटर भी हम निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे हमने एनर्जी ऑपरेटर निकाला वैसे ही हम मोमेंटम ऑपरेटर निकाल लेंगे। और मोमेंटम ऑपरेटर निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सिमिलरली मोमेंटम ऑपरेटर फ्रॉम इक्वेशन 2, इस इक्वेशन से हमें मोमेंटम ऑपरेटर निकालना है। तो क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू आयोटा पी अपॉन एच क्रॉस ए, ये वैल्यू आ जाएगी। तो डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू आयोटा पी साई अपॉन एच, ये जो वैल्यू है इसकी जगह क्या आ जाएगा, साई आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसके आगे हम देखेंगे कि इसका जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो क्या आने वाला है, तो ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो यहां तक हमने निकाल लिया था डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू आयोटा पी साई अपॉन एच क्रॉस। तो अब हमने पी साई एक्स टी क्या हो जाएगा, पी साई क्या हो जाएगा, एच क्रॉस इधर चला जाएगा। तो पी साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल एक्स। तो पी की वैल्यू यानी कि मोमेंटम ऑपरेटर यहाँ पे क्या हो गया, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। तो ये मोमेंटम ऑपरेटर भी निकल गया। अब देखिए एनर्जी ऑपरेटर मिल गया हमें और मोमेंटम ऑपरेटर मिल गया। अब इसकी वैल्यू हम अभी एनर्जी, टोटल जो एनर्जी है उसमें पुट करने वाले हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी क्या होती है। टोटल एनर्जी किसी भी मैटर वेव की क्या होगी, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये तो आपको सभी को पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये होती है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी, अब यहाँ पे E की वैल्यू क्या है, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v। तो ये वैल्यू जब होती है तो इसको अब यदि हम वेव फंक्शन के टर्म्स में देखें तो वेव फंक्शन के टर्म्स में क्या देखेंगे, यहाँ पे साई आ जाएगा, इसके साथ साई अटैच हो जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन की फॉर्म में यदि हमें एनर्जी को बताना है तो क्या वैल्यू आएगी, E psi is equal to p square upon 2m psi
प्लस वी साई, यहाँ पे साई जुड़ जाएगा, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी। अब यहाँ पे ये हमने वेव फंक्शन की फॉर्म में भी इस एनर्जी को बता दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने मोमेंटम ऑपरेटर और एनर्जी ऑपरेटर निकाला था वो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और उससे हमारी इक्वेशन आ जाएगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो टाइम डिपेंडेंट जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो यहाँ पे हमारी आने वाली है। तो ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अब इसके आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे वैल्यू पुट करके वो इक्वेशन क्या बनेगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं टाइम डिपेंडेंट। अब इसमें सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है पी साई की और ई साई की, एनर्जी ऑपरेटर की और मोमेंटम ऑपरेटर की हमें वैल्यू पुट करनी है। सो पुटिंग द वैल्यू ई साई एंड पी साई इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में ई साई और पी साई की हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ई की वैल्यू क्या थी, ई साई की वैल्यू दैट इज आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, अब पी साई की वैल्यू क्या थी वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, क्योंकि वो स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर में रखेंगे, और वी साई। अब यहाँ पे सिंपल है, उसी के आगे हम कर रहे हैं आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी माइनस, अब इसको किस तरीके से हम करेंगे, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये 2m इधर हमने थोड़ा इसको बस शिफ्टिंग करी है थोड़ी सी, प्लस वी साई, क्योंकि ये वन डायमेंशन में है, ठीक है, वन डायमेंशनल में हम निकाल रहे हैं और ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस तरीके से इसको बताया है आयोटा एच क्रॉस डेल साई एक्स टी, क्योंकि वन डायमेंशन में एक्स डायरेक्शन में वो पार्टिकल मूव कर रहा है और टी यहाँ पे टाइम है, टाइम डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं हम, तो आयोटा एच क्रॉस डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, बस इसी तरीके से हम एक्स टी यहाँ पे साई के साथ एक्स टी लगा देंगे, क्योंकि वन डायमेंशनल है और टाइम डिपेंडेंट है। तो दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विच इज टाइम डिपेंडेंट एंड इट इज वन डायमेंशनल इक्वेशन। वन डायमेंशनल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि वो जो पार्टिकल है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दिस इज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन वन डायमेंशन। तो ये एक कंप्लीट टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन जो है वन डायमेंशन के लिए वो यहाँ पे जाके कंप्लीट होती है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जस्ट ड्राइव द हाउ टू फाइंड द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन दैट इज टाइम डिपेंडेंट, तो उस केस में हमें ये इक्वेशन पूरी देनी पड़ेगी। और यदि थ्री डायमेंशनल के लिए तो उसके लिए अलग इक्वेशन है। ये सिर्फ अभी मैंने वन डायमेंशनल के लिए बताई है कि वन डायमेंशन में टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी, वो ये होगी। तो ये पूरा डेरिवेशन अब यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज ये देना पड़ेगा और तब जाके वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ऐसे कई बार हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स स्किप कर जाते हैं, तो कोई भी पॉइंट हमें स्किप नहीं करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताना है किस तरीके से हमने वैल्यू पुट करी और फाइनली इस तरीके से यहाँ पे ये डेरिवेशन सॉल्व हो गया। तो ये है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस पे आरटीयू एग्जाम में भी बनता है, आपके इंटरनल एग्जाम में भी बनता है, तो इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।